और ये तो इनकी हालत ख़राब तब है जब 1.5 साल से यहाँ पर निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का है, यहाँ से विधायक भी आम आदमी पार्टी का है। जो हमारे राहुल बाबा जी हैं या खड़गे जी हैं या अखिलेश जी हैं या और बहुत सारे संगठन ऐसे हैं कि कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराओ। क्यों कराएं भाई अभी वायनाड से ये जीते थे राहुल जी, तो क्या प्रियंका ही लड़ेगी? कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं था? माँ भी मेंबर पार्लियामेंट रहेगी, बेटा भी रहेगी, बेटी भी रहेगी। राजदत्त गहलोत जी, जो भाजपा के मटियाला विधानसभा से एक लोकप्रिय नेता रहे हैं, जिन्होंने पिछली बार एमसीडी में जीत हासिल की थी और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से उप महापौर भी रहे हैं। आज हम इनके पास आए हैं इनके बारे में बात करने, क्योंकि इनकी हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा युवा को प्रेरणा देती है। ये एक प्रेरणा स्तोत्र का पात्र है। तो चलिए आज जाकर बात करते हैं राजदत्त गहलोत जी से कि किस तरह वो आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हमारी भाजपा की रणनीतियों में क्या क्या बदलाव लाएंगे, कि किस तरह हमारी दिल्ली का सुधार हो सके, हमारे मटियाला विधानसभा का विकास हो सके। और चलिए चलकर बात करते हैं उनसे, उनके बारे में उनसे और ज़्यादा जानते हैं और किस तरह उनके साथ ही कमलजीत शेरावत भी उनके साथ काम कर रही हैं हमारे देश के विकास के लिए, हमारी दिल्ली के विकास के लिए, साथ ही साथ हमारे मटियाला विधानसभा के विकास के लिए। तो चलिए चलकर बात करते हैं राजदत्त गहलोत जी से। नमस्कार सर, पहले एक बार आप अपना नाम बता दीजिए। मैं राजदत्त गहलोत सर, मैं यहाँ से काउंसलर रहा हूँ और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी रहा हूँ, दिल्ली का उप महापौर रहा हूँ और वर्तमान में मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और अभी फरवरी में शायद दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे, तो पीछे रहे हैं, अब तक जनता के बीच रहे हैं पिछले 20-25 वर्ष से। 5 साल मैंने यहाँ इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है और काम किए हैं। आप लोग जहाँ से आए हैं तो आप देख रहे होंगे पार्क ही पार्क है। और ये तो इनकी हालत ख़राब तब है जब 1.5 साल से यहाँ पर निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का है, यहाँ से विधायक भी आम आदमी पार्टी का है। तो मेरा परिचय तो यही है जी, राजदत्त गहलोत हूँ मैं। एक संगठन नहीं, जो भी राष्ट्र प्रेमी है उसको देख करके मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आकर के या उससे हम उसके नहीं है। हमने देखा है कि जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है, क्योंकि मैंने विचार किया था कि ये भारतीय जनता पार्टी नाम क्यों है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले भारत मेरा देश, फिर उस देश की जनता और फिर संगठन। तो यहाँ से मेरा विचार बदला था कि भाई क्यों ना हम एक ऐसे संगठन से जुड़े जो राष्ट्र के बारे में कुछ सोचता हो। इस प्रकार से हम देखते हैं बहुत सारे स्वयं सेवक हैं, वो कभी राजनीति नहीं करते लेकिन देश के भले की सोचते हैं, देश को आगे बढ़ाने की बातें सोचते हैं। हर वक्त उनके मुखार बिंदु से हम अगर कुछ सुनते भी हैं तो राष्ट्र के प्रति प्रेम ही सुनते हैं। तो इसलिए इस संगठन से हम जुड़े हैं और एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते मोदी जी की अभी करीब 2014 से पहले भी हम सुनते थे गुजरात से, या वो मुख्यमंत्री थे वहाँ के, तो उनके कार्यशैली को और उनके देश प्रेम को और राष्ट्र के प्रति समर्पित को देख करके हम विशेष तौर से ये भी है कि भाई भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐसे हमारे बहुत से कार्यकर्ता जुड़े हैं, उन्हीं में से एक हम भी हैं। सर अगर बात की जाए आपकी हिस्ट्री की, तो आपकी जितनी भी हिस्ट्री रही है बहुत ज़्यादा प्रेरणा, मतलब युवा के लिए काफ़ी प्रेरणा स्रोत है। तो एक बार आप अपनी इस हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि किस तरह आप राजनीतिक स्थल पर आए हैं? देखिए, जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, तो उस टाइम तो कांग्रेस का राज होता था, लेकिन हम देखते थे कि कहीं कहीं पार्कों में कुछ स्वयं सेवक एक ध्वज लेके, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की कोई प्रार्थना, एक भगवा ध्वज लेकर के उसी को गुरु मान करके वो उस वहाँ पर जब वो एक्सरसाइज वगैरह करते थे तो हम लोग भी छोटे बच्चे थे तो वहाँ चले जाते थे। जब उनकी बातों को सुनते थे
तो वो बातें कभी स्वार्थ की नहीं हुई, वो बातें हुई तो हिंदुत्व की हुई, वो बातें हुई तो राष्ट्र प्रेम की हुई, वो बातें हुई तो राष्ट्र हमारा कैसे आगे बढ़े। और वहाँ पर एक सबसे अच्छी बात हमें सुनने को ये मिलती थी, अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है उसका विकास हो तो मेरा देश आगे बढ़ेगा। अंतिम पंक्ति मीन्स जो इस देश का गरीब आदमी है, जिसके पास संसाधन नहीं है, वो आदमी आगे बढ़े तो मेरा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि देश का स्वरूप चेंज कब होगा? जब मेरे देश से गरीबी खत्म होगी, मेरे देश से अशिक्षा खत्म होगी, मेरे देश का हर नागरिक शिक्षित होगा, मेरे देश का हर आदमी रोजगार होगा, सक्षम होगा। तो वैसी बातें हमें बचपन में सुनी तो हम उनसे प्रभावित हुए। और कहीं भी किसी भी देश को या किसी को चलाने के लिए एक राजनीतिक पार्टी की जरूरत होती है, और वो संगठन राजनीतिक पॉलिटिकल संगठन नहीं है, बट कहीं ना कहीं तो जब जहाँ नीतियाँ बनती हैं, जो सरकार को चलाते हैं, तो कोई संगठन उसे जोड़ेगा, किसी को सपोर्ट करेगा। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, समय समय पर सपोर्ट किया। तो आरएसएस जिसको बोलते, उसके हम स्वयंसेवक रहे, उनसे प्रभावित हुए। फिर हमने सोचा कि भाई ऐसे सोचने से या यहाँ पर ऐसे ही रहने से तो हम कुछ नहीं बदलाव ला सकते, क्यों ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया जाए और पार्टी ऐसी हो जो राष्ट्रभक्त हो, राष्ट्र को सर्वोपरि माने। तो हमने ये देखा कि ऐसा जो अंश है, ऐसी जो सोच है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है। और हम एक कार्यकर्ता के रूप में हमने वहाँ पर काम शुरू किया और धीरे 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 जनता की सेवा की, और ज़्यादा की, और हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हुए और भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही। सर, अब जैसे कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो इस बार आपको क्या लगता है कि भाजपा मतलब आपकी तरफ से क्या रणनीतियाँ होंगी हमारे मटियाला, हमारे दिल्ली फिलहाल को सही, सुरक्षित और साफ सुथरा बनाने? देखिए, आज से करीब 2 साल पहले आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि हम कॉरपोरेशन में आएंगे तो दिल्ली में अमूल चूल परिवर्तन करेंगे। और मुख्य बात होती है कि जो गार्बेज है, जो हमारा कूड़ा, सफाई की जो बात है, वो कॉरपोरेशन पर डिपेंड करती है। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कॉरपोरेशन में सरकार है, और आप ये देख रहे हैं कि 2 साल से सफाई की क्या हालत है। इवन आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना भी चाहूँगा, तो मेरे ख्याल से कुछ होना नहीं है। कोई ऐसी एजेंसी आए तो मैं ये बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के जब से यहाँ कॉरपोरेशन से सरकार हटी है, जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स हैं, बड़े विडंबना की बात है कि सफाई कर्मचारियों की हाफ सैलरी पर उनको छोड़ दिया गया कि आप अपने घर रहो और पैसे हमें दो। ऐसे काउंसलर, मेरे को तो कर्मचारियों के नाम याद हैं कि कौन नहीं आता, कौन घर बैठा, घर बैठे तनख्वाह ले रहे, ऐसे हैं। सफाई कहाँ से होगी? मेरा एक ही मत है, अगर हम जनता के पास जाते हैं और उनको क्या बोलते हैं, अपना बहुमूल्य मत देकर विजयी बनाए मुझे, और मैं एक गली नाली बना करके या उन लोगों का छोटा मोटा काम करके एहसान करता हूँ, नहीं, मैंने उनका बहुमूल्य मत लिया है और उससे मैं उस स्थान पर पहुँचा हूँ जो जीता है। और फिर उन बातों पर अगर मैं खरा नहीं उतरूँ, छोटा मोटा काम करके वो उनके मत का भार उतार दूँ, वो नहीं उतरता, क्योंकि वो मत बहुमूल्य था, उसका कोई मूल्य नहीं था। तो आज दिल्ली में और कॉरपोरेशन में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और हालत आप देख रहे हो, रोड सभी कटे, सभी धूल उठ रही। अभी मैंने एक बात देखी कि मैं टीवी पर देख रहा हूँ कि जी रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। अरे यार, मुझे ये बताओ कि सरकार क्या कर रही है? ये तो जनता का काम है कि गाड़ी ऑफ किसने करनी है? जनता ने। तो सरकार क्या कर रही है मुझे ये बताओ? पोल्यूशन गाड़ी से नहीं है, पोल्यूशन गाड़ी से नहीं है, पोल्यूशन है धूल से। आप कोई अगर आपकी बस जा रही है और उसके पीछे आप 2 व्हीलर पर तो जा नहीं सकते, नहीं जा सकते ना, क्योंकि धूल उड़ती है। तो पॉल्यूशन है धूल का,
और दिल्ली को, सारी दिल्ली को अनऑथराइज कॉलोनी को, क्या ऑथराइज कॉलोनी का, सब की खुदाई हो रखी है। कोई रोड नहीं है, कोई नाली नहीं है, कहीं पानी का आउटफॉल नहीं है। और ये बात तो मैं पहले कहता था, मैं केजरीवाल अब जेल से आएगा ना, आते ही पता क्या, देखो जी मुझे तो जेल में बंद कर दिया, दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं होने दिया, दिल्ली के रोड टूट गए, मैं उनको अब ठीक कर रहा। और 10 साल से कहाँ था भाई, 10 साल से तो जेल में नहीं था। तो सिर्फ और सिर्फ मैं यही कहूँगा कि सरकार क्या कर रही, पॉल्यूशन पर सरकार का काम क्या है, मुझे ये बताएं। एक बात कही जाती है, जैसे आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता है वो ये बात कहते हैं कि अगर वो कुछ भी काम करना चाहते हैं या कुछ भी कार्य करवाना चाहते हैं तो आगे जो भी सुपीरियर प्रायोरिटी है वो उन्हें रोक देती है, या एलजी वगैरह जो उन्हें रोक दिया जाता है, काम करने नहीं दिया जाता, या काम करने लगते हैं तो उन्हें लेबर नहीं प्रोवाइड की जाती। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं एक बात बताऊँगा, एलजी रोकता है, वो उनका कहना है। शराब नीति में नहीं रोका एलजी ने। जिस दिन ये लोग सत्ता में नहीं थे, ये परिवर्तन, राजनीति में परिवर्तन लाना चाह रहे थे, इस दिल्ली को पेरिस बनाना चाह रहे थे, उसके बावजूद ये कहा था कि ना हम गाड़ी लेंगे ना कोई बंगला लेंगे। आपने इनका शीश महल देखा है? वो पैसा कहाँ से, एलजी ने नहीं रोका। शराब पॉलिसी बनाते वक्त एलजी ने नहीं रोका। जितनी लूट हुई है उनमें एलजी ने नहीं रोका इनको। मतलब अगर जनता के सामने एक बार, क्या कहते हैं, बारिश से पहले हमारे दिल्ली सरकार के मंत्री कहते हैं जी सब हमने तैयारियां कर रखी हैं, कहीं जल भराव नहीं होगा, बारिश का पानी नहीं रुकेगा, गंगा हमने साफ कर दी, यमुना हमने साफ कर दी है। 1 घंटे बाद बारिश होगी और जल भराव हो गया और कह रहे हैं जी वो तो हम कर ही नहीं पाए थे। पहले बोल रहे थे डीसिल्टिंग कर दी है, नालों को साफ कर दिया, 1 घंटे बाद कह रहे हैं जी ये तो जल भराव। तो ऐसे आदमी हैं ये लोग कि वो अपने ही शब्दों से पलट जाते हैं। तो उनका जवाब क्या है ये बताओ, उनको क्या काउंटर करूं मैं? जब मुझे ये पता है कि किसी ने झूठ बोलनी है तो मैं क्या जवाब बनाऊं? कोई जवाब नहीं बनता। ये लोग काम नहीं करते, ये टोटल लूट है। अच्छा आप एक बात बताइए, डीटीसी में महिला फ्री है? फ्री है ना? कौन गिनता है कितनी टिकट फटी है, कितनी महिलाएं गई थी? किसी ने गिनती करी है क्या कि कितनी महिलाएं गई थी? कहीं काउंटर है ऐसा? कोई लगा है क्या कि गाड़ी में घुसते ही ये पता लग जाएगा कितनी महिला आई थी इस गाड़ी में? शाम को पैसा मिलता है क्लस्टर बस को, मैं आपको दिखा दूंगा। ये सामने ये पीपल चौक है, शाम को कंडक्टर बैठता है, ऐसे टिकटें फाड़ के नाली में डाल देगा, पेमेंट हो जाएगी। एमएलए उस क्षेत्र का वेरीफाई करेगा कि जी हाँ इतनी गई थी, पैसा 50-50। आप बताओ ना गिनती कहाँ हो रही है कितनी महिला फ्री गई थी? उस बस वाले को तो पैसे मिल रहे हैं ना टिकट के। बताओ भाई कौन गिनती कर रहा है? फिर ये क्या मतलब है? मैं, आप, बहुत सारे लोग जो इस देश की तरक्की करते हैं, जो इस देश के लिए सोच करके काम करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, उससे टैक्स देते हैं ना। 8 साढ़े 8 रुपये बिजली, 16 रुपये बिजली यूनिट में दे रहा हूँ ना। अरे भाई जो अभी यहाँ सामने जाकर देखो सारे जुआ खेल रहे हैं, क्यों पूछेंगे? अरे भाई तो सारा दिन यहाँ जुआ ताश खेलता है, खाता क्या है? कि जी अनाज फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, मुझे काम करने की जरूरत क्या है? मुझे काम करने की जरूरत क्या है? वो जो एक आदमी ईमानदारी से कमाता है वो टैक्स के रूप में पैसा देता है और उसको निठल्लों को फ्री दिया जा रहा है। बिजली फ्री, पानी फ्री। कितने, अब ये बताओ डीटीसी कभी घाटे में थी? कितने 1000 करोड़ घाटे में चली गई। बिजली कंपनियां हर रोज भाव बढ़ा रहे हैं बिजली का। जल बोर्ड घाटे में चला गया, रोड नाली जाली खुली। अरे भाई ये बताओ ना, वो अपनी एक भी स्कूल अब बन गया हो तो बेशक, जब से कहने लगे हैं कोई स्कूल नहीं बना। पुराने स्कूलों को टाइलें वो पेंट वेंट करके ठीक कर दिया। कोई एजुकेशन की बात है तो आप एक बात बताओ ना कि उन जो ये स्कूल अच्छे बता रहे हैं तो फिर पब्लिक स्कूल बंद क्यों नहीं हुए? अगर इतने बढ़िया एजुकेशन यहाँ है तो पब्लिक स्कूल बंद क्यों नहीं होते?
सर इनका एक चीज़ का और दावा है, जैसे शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, इनका दावा ये है कि हर साल सरकारी स्कूल के बच्चों का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होता है रेदर देन प्राइवेट स्कूल के। प्राइवेट स्कूल के बच्चे इतने पास नहीं होते जितने सरकारी स्कूल के बच्चे पास होते हैं हर साल, ऐसा इनका दावा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने अपने परिवार का अपना स्कूल है या मैं वहाँ का मुखिया हूँ और मैं ये दिशा निर्देश कर दूँ सबको पास करना है, तो किसके ज़्यादा पास हूँ? सिलेक्शन देखो, सिलेक्शन आप ये सिलेक्शन देखो कि उन बच्चों का, पहली बात तो ये है कि ये आपको झूठ बोलने पर टिके हुए हैं ना, तो मुझे ये बता दो ना कि उन बच्चों का आगे एडमिशन कहाँ हो रहा है। आपकी परसेंटाइल तो होगी, लेकिन जब आप कंपटीशन टेस्ट देते हो तो आपका सिलेक्शन कहाँ आईआईटी में हो रहा है? बताइए ना मुझे, कहाँ आप नीट क्लियर कर रहे हैं? आप बताइए। अगर स्कूल अच्छी बात है अगर स्कूल अच्छे करते हैं तो, लेकिन ये उनके एडमिशन कहाँ हो रहे हैं? अब ये तो बताओ भाई। कंपटीशन लड़े, कंपटीशन मान लो आप लड़ रहे हो, आप सरकारी स्कूल के स्टूडेंट हो, परसेंटेज वाइज तो कुछ आएंगे ही, अच्छे बच्चे तो हैं ही। ये थोड़ा गरीब के घर में अच्छा बच्चा नहीं है, गरीब के घर में अमीर से ज़्यादा अच्छा बच्चा है। उसको पता है मैंने रोटी खानी है, मैं मेहनत करूँगा। पब्लिक स्कूल में कौन पढ़ता है? जो सक्षम है उनके बच्चों के दिमाग में एक ही बात है कि मेरे संसाधन हैं तो मैं तो यहाँ गुजारा कर लूँगा, फैक्ट्री चला लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। इस प्रकार से एक डॉक्टर, किसी का नर्सिंग होम है तो बेटा डॉक्टर बनाना ज़रूरी है क्योंकि ये लाइसेंस लेके चलाना ज़रूरी है। तो गरीब का बच्चा ये तो सोचेगा ना यार मैंने गुजारा करना, वो मेहनत करता है, वो मेहनत करता है। पब्लिक स्कूल में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं तो उनके शायद संसाधन पहले से हैं। वैसी कोई ये नहीं है कि भाई केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी सरकार ने कोई विशेष वो किया है कि कहाँ है मोहल्ला क्लिनिक, बताना कहाँ है, बताओ तो कहाँ दवाई है। अगर आप मोहल्ला क्लिनिक की ही बात करते हैं तो इनका एक चीज़ का और दावा है कि सारे मोहल्ला क्लिनिक ही ख़राब नहीं है, कई जगहों पे मोहल्ला क्लिनिक है जो अच्छे तरीके से चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे 10 मोहल्ला क्लिनिक है जहाँ नहीं चल रहे होंगे तो उनको ही भाजपा पार्टी जो है वो टारगेट करते हैं कि ये नहीं चल रहे हैं, उनकी फ़ोटोज़ खींच खींच कर डालती हैं। इस बारे में बात बताऊँ, पहली बात तो ये है कि 100 में से 90 बंद हैं। दूसरी बात ये है, ये मेरा कमीज़ है या आपका कमीज़ है, ये वाइट है, इसके ऊपर काला एक ही दाग लगा दो, दिखाई वही देगा, वही देगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इनके तो पूरे कमीज़ पे ही दाग है। ये रहा मेरे सामने 5 तो मैं बता दूंगा, अभी 5 बंद हैं। एक तो यहाँ से थोड़ी दूर ये है, ताला ही लगा है, उससे आप ये देख लोगे कि भाई सफाई तो रोज हो, अगर खुलता हो तो वहाँ की झाड़ू तो लगी होगी, उसमें कूड़े पड़े, कुत्ते बैठे हैं। और आगे जाओगे फिर इन्होंने क्या किया कि लोगों के प्राइवेट मकान किराए पर लेने शुरू कर दिए। कम से कम वो साफ रहेगा, वो खुला दिखाई देगा, कोई पेशेंट नहीं है, कोई दवाई नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं है। और एक मैं आपको कुछ साल पीछे ले जाता हूँ भाई, कोरोना में कहाँ थे ये? उस टाइम में दिल्ली का उप महापौर था, साउथ दिल्ली का, केजरीवाल जी साथ ही बैठे थे। जब शमशान एमसीडी के हैं, वो तो दिल्ली सरकार के नहीं है, और वहाँ पे गिनती आएगी तो सच्ची आएगी कि जिंदे को जला देंगे। मेरा डाटा, हॉस्पिटल का डाटा और केजरीवाल का डाटा तीनों डिफर कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहे। कितनी डेथ हुई, कितने पेशेंट हैं, क्या है, उसमें झूठ बोलने से मतलब था। कोरोना में कहाँ थे ये? जो मैंने फर्स्ट टाइम आपको बताया कि जिस संगठन से हम जुड़े इस कारण थे कि इस कोरोना काल में उस संगठन का एक एक कार्यकर्ता रोड पर था जनता की सेवा में। ये आप भी बता सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक काउंसलर, मैं खुद वीडियो दूं आपको, खुद 9,000 लीटर का टैंकर लेकर के खुद सैनिटाइज, खुद हर रोज एरिया वाइज अपनी पीठ पर वो लगा करके पंप। तो मतलब हमारा संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करता, काम पे विश्वास करता है। ना तो 500 साल से राम मंदिर सुधरा, जब से भारतीय जनता पार्टी आई उसका
ठीक हो गया ना, 370 हटी ना, 35 हटी, और भी बहुत सारे काम। अभी एक बात बताओ, एक देश एक चुनाव में क्या तकलीफ है भाई? देश का खर्चा घटेगा ना। एक ही दिन हम 100 आदमियों की सब्जी बनाएंगे और 50 की बनाएंगे, तो मेरे ख्याल से भट्टी में खर्चे में तो फर्क आएगा सब कुछ। तो अभी उसका विरोध कर रहे हैं। फिर जाति जनगणना की बात है। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि जाति पाति खत्म करो, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं गिनती करो कौन किस कास्ट का है, कितना है। उसके बाद पता है क्या होगा? मेरे हिसाब से अगर मेरा परिवार बड़ा है तो मैं ज़्यादा हक मांगूंगा, झगड़ा बढ़ेगा ना। क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था बने कि हम भारत के नागरिक हैं, सिर्फ मैं नागरिक हूं भारत का, यही बात रहे। आप भी नागरिक हैं, मैं भी हूं, आप भी हैं, तो नागरिकता पे ही आ जाए ना, मैं भारत का नागरिक हूं, मैं किस जाति का हूं, किस धर्म का हूं, ये ना हो। लेकिन उसमें भी ये जाति जनगणना अभी देख रहे हो ना, जो हमारे राहुल बाबा जी हैं या खड़गे जी हैं या अखिलेश जी हैं या और बहुत सारे संगठन ऐसे हैं कि कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराओ। क्यों कराएं भाई? जब हम ये सोच रहे हैं कि आप ब्राह्मण ना होके एक नागरिक रहें, मैं जाट ना होकर के एक नागरिक रहूं, दूसरा एससी ना होकर करके एक नागरिक रहे, जब हम इसी बात पर आ जाएंगे कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे सबके समान अधिकार हैं। मैं किसी कास्ट में ये नहीं समझता कि भाई ठीक है, काम तो हम भी करते हैं। क्या जाट मोची का काम नहीं कर सकता? करता है, दुकानें हैं ना। क्या जाट बैंड की दुकान नहीं खोल सकता? क्या ब्राह्मण नहीं खोल सकता? तो ये सब काम पर आधारित थे उसको, और इस देश पर राज कांग्रेस ने किया है। और ज़्यादातर, अजय एक बात बताओ, आप अपना फ़ोन खोल के देखना, जब से देश आज़ाद हुआ है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मुंडन हुए हैं 16 लगातार। क्यों भाई? हमारा इतिहास बदल दिया गया, बदला ना, हमारा इतिहास बदल दिया। अकबर रोड क्यों, हुमायूं रोड क्यों, बाबर रोड क्यों, शेरशाह सूरी रोड क्यों नहीं, भगत सिंह रोड क्यों नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद रोड क्यों नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्यों नहीं? नहीं। उसके बाद आए तो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल, ये हो गए, लाल बहादुर को भूल गए, सरदार पटेल को भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एज ए काउंसलर, एज ए डिप्टी मेयर, एज ए चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी दिल्ली, सामने जे कॉलोनी थी, इसका नाम रखा क्या? जे कॉलोनी। यहाँ पर 19 MBBS डॉक्टर हैं 12 गज के मकान में, जिन्होंने MBBS की, MD की है। 3 बच्चे IAS सेलेक्ट हुए, IAS IPS 12 गज में। वो मेरे पास कंप्लेंट लेकर के आते थे, अंकल नमस्ते नमस्ते, हमारी लाइट खराब है। कहाँ की बेटा? ए ब्लॉक की। कौन सा ए ब्लॉक? भारत बिहार। भारत बिहार में ए ब्लॉक कौन सा? वो शर्माता था कि मैं ये कहूँ कि जे कॉलोनी। हमने इसका नाम बदला, हाउस में पास करा, क्या नाम रखा पता है? चंद्रशेखर आजाद इंक्लेव, नॉट जे कॉलोनी, द्वारका, सेक्टर 16A, चंद्रशेखर आजाद इंक्लेव। अब आज मेरा वो बच्चा जो ग्रेजुएट है वो खड़ा हो गया, कहता है मैं चंद्रशेखर आजाद इंक्लेव में रहता हूँ, मैं जे कॉलोनी में नहीं रहता। वो बेचारे बायोडाटा देते थे नौकरी के लिए, मालिक ने देखा, अच्छा कहाँ रहते हो? जे कॉलोनी, चलिए यहाँ से। आज नहीं कहेगा। इधर सेक्टर 15 है, वो भी जे कॉलोनी थी, उसका भी नाम बदला और द्वार बना करके नाम लिखे हैं उनके, इसका नाम स्वामी विवेकानंद कॉलोनी। आज बच्चे कहते हैं, मेरी बेटियां कहती हैं, बेटा कहाँ रहते हो? विवेकानंद कॉलोनी में रहते, जे कॉलोनी में नहीं रहते। ये मानसिकता थी कांग्रेस की कि उसको जे क्लस्टर में रखो, उसका मनोबल टूटा रहे। अभी वही बात आती है, अंत्योदय, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का विकास सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। मोदी जी क्या थे जी? चाय थे ना। खट्टर जी हरियाणा के CM रहे, क्या थे? साइकिल चलाते थे। नायब सैनी क्या था जी अभी जो बना है? गरीब आदमी थे। साहिब सिंह वर्मा जी क्या थे?
एक किसान के बेटे थे, नॉर्मल थे ना? नहीं, ये क्या करेंगे? क्या है राहुल? सिर्फ एक ऐसे परिवार का नागरिक है कि जिसकी मनोपली है, उन्हीं की चलेगी। प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह होंगे, लेकिन चलेगी सोनिया जी की, राहुल जी की। हाँ, क्यों भाई? अभी वायनाड से ये जीते थे राहुल जी, तो क्या प्रियंका ही लड़ेगी? कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं था, क्योंकि इसी परिवार का लड़ेगा। माँ भी मेंबर पार्लियामेंट रहेगी, बेटा भी रहेगी, बेटी भी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। शिवराज सिंह जी को हटाया ना, ठीक है, केंद्र में MP बन का आगे। कितनों को हटाया? राजस्थान से हटाया ना, वसुंधरा जी को नहीं बनाया ना। तो हम तो उस संगठन से हैं जो सबसे पहले देश को सर्वोपरि माने, और मेरे देश का जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है उसका जिस दिन विकास हो जाएगा तो भारत सोने की चिड़िया थी और भारत सोने की चिड़िया हो जाएगी। बीच में 70 साल में ये सोने की चिड़िया का शब्द जो है ना, इस कांग्रेस ने खत्म कर दिया था। आज भी सोने की चिड़िया है। क्या इकोनॉमी हमारी 5वें नंबर पर नहीं आ गई? और अब तो 4 पा चुकी है। अभी 2-4 दिन पहले सुना हो, चीन का हालत देखिए ना, आंखें दिखाता था, अब नमस्ते करता है, हटा दिए ना। पाकिस्तान की हालत आप इस पे मीडिया आप देखते हो ना, पाकिस्तान की जनता ये कहती है मोदी जिंदाबाद, गिलगित वाले बोलते हैं ना। तो हम तो उस संगठन से जुड़े, हमें तो सेवा, जनता की सेवा करनी चाहिए। उसके बहुल्य मत से जब आदमी किसी पद पर पहुंचता है तो उस बात को ध्यान रखते हुए उस जनता की सेवा करनी चाहिए। तो हम इस संगठन से इसलिए जुड़े हैं। और आपके चैनल को अगर कोई सुने, कहे, तो आप चाहे रोज आओ। और हम तो ये कहेंगे कि देखो, ये जो स्तंभ है ना, ये कानून का पार्ट है। मीडिया ये कानून को बदलवा भी सकता है। ये जनता की आवाज़ को जो पार्लियामेंट तक पहुंचाएगा तो उनको मजबूर भी कर सकता है कि जनता की ये आवाज़ है, जनता का ये हक है। देखो, 2 चीज़ें होती, एक हक और एक कर्तव्य, ड्यूटी। मौलिक अधिकार भी है और मौलिक कर्तव्य भी है ना। इसी प्रकार से एक व्यक्ति का जनता के प्रति, अब आप बड़े हो गए, आपका हक देना है नहीं देना है? देना है ना। बड़े का मीन्स जैसे किसी को चुन दिया, आप जैसे ही 18 साल से बड़े हुए हैं तो मुझे पता है बेटी की शादी करनी है, वो आपका हक है। मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको पूरा करूं, आपको अपना हक मिल जाए। इसी प्रकार से जनता को जनता का हक मिल जाए और चुने हुए प्रतिनिधि की कर्तव्य पूरा हो जाए। तो हम तो उस पर चलते हैं। तो ध्येय, ध्येय समझते हो? ध्येय, ध्यान और दाता, कर्म, कर्ता और कार्य, टेंशन, एक्शन और सेटिस्फेक्शन। टेंशन हुई, मेरे को जाना है, टेंशन है ना, गाड़ी ली। एक्शन में आए, बस में बैठे, साइकिल चलाई, 2 व्हीलर गए, 3 व्हीलर गए, 4। एक्शन में आए, मंजिल पर पहुंच गए तो सेटिस्फेक्शन, और मंजिल पर नहीं पहुंचे फिर टेंशन। ऐसे ही ध्येय, मेरा क्या ध्येय है, क्या टारगेट है, टारगेट, ध्येय। ध्यान, बगैर ध्यान के ध्येय नहीं होगा। और दाता, कर्ता के बगैर, करने वाला नहीं होगा तो कोई ध्येय भी नहीं होगा और ध्यान भी करने वाला नहीं होगा। इसी प्रकार से टेंशन, एक्शन, सेटिस्फेक्शन, कर्ता, कार्य और कर्म। तो 3 चीजों पर ये घूमता। जिस प्रकार से थोड़ा सा लंबा हो गया आपका, मैं एक बात बताऊंगा। एक के शब्द है एटीट्यूड, है, उसकी स्पेलिंग क्या है? ATTITUDE हो गया। ए कितने नंबर पर आता है? फर्स्ट। प्लस टी 9, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST कितना हो गया? 15 और 5
20 प्लस 20 फिर T प्लस 20 I ABCDEFGHI 9 U T फिर 20 U 21 D ABCD 4 E 5 जोड़ना 21 और 20 41 और 9 50 और 20 70 और 21 91 और 4 95 और 5 100। जिसका एटीट्यूड ठीक है, चाहे कोई संगठन हो, चाहे व्यक्ति विशेष हो, कुछ भी हो, पब्लिक में जिसका एटीट्यूड ठीक है। मैंने काम करने के लिए जीता हूँ, मेरा एटीट्यूड मेरी भाषा नहीं है, मेरा काम है। जिसका एटीट्यूड है उसके 100 में से 100 नंबर। सर जैसे कि अब इस बार जैसे चुनाव आने वाले, तो इस बार भाजपा की क्या रणनीतियाँ रहेंगी हमारे देश को साफ सुथरा बनाने में, हमारे देश को आगे शिक्षित करने में और हमारे देश को आगे विकास लाने में? देखो मैं आपको बताऊं, 10 साल से केंद्र में सरकार है, उसके कार्य दिखाई दे रहे हैं। कार्य दिखाई नहीं देते तो जनता तीसरी बार मौका नहीं देती, क्योंकि अब इस बात का वो करेंगे कि दिल्ली में भी केजरीवाल की 2 बार सरकार आ गई, कुछ किया तभी तो आई है। नहीं, दिल्ली जो है वो एक बहुत पूरे देश की जनता के व्यक्ति यहाँ रहते हैं। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत हैं। एक उस झुग्गी झोपड़ी वाले को देश से कुछ नहीं लेना। नाली बनो ना बनो, गली बनो ना बनो, उसको बिजली पानी फ्री मिल रहा है, उसको देश से कुछ नहीं लेना। बॉर्डर पर क्या होगा उसको कुछ नहीं लेना। किस धर्म का कौन है उसको कुछ नहीं लेना। कल को कोई कहेगा कि भाई आप हिंदू हो मुसलमान बन जाओ, आपको पैसे मिलेंगे तो बन जाएगा। परसों कहेंगे नहीं भाई ये टोपी उतार दे तू, हिंदू बन जा पैसे मिलेंगे तो बन जाएगा। तो दिल्ली में इस प्रकार की जनता ज़्यादा है। अनथराइज कॉलोनियाँ बहुत हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं नहीं, उनके लिए झूठ बोल दो। अब कहेंगे महिला कहाँ से दें भाई, अब ये बताओ। अब ये हो सकता है कोई ऐसी झूठ बोलेगा आकर के कि जी महिलाओं को 5,000 रुपये महीना देंगे। अभी पीछे ये खटाखट देखा था ना, सुना था खटाखट, राहुल जी कह रहे थे संविधान खतरे में है और महिलाओं को हर महीने इतने पैसे मिलेंगे और अकाउंट में खटाखट आएंगे। कहाँ आगे भाई, कहीं आगे क्या? देश का पैसा यार ऐसे बांटोगे तो कमाएगा कौन है, करेगा कौन? देश विकसित कैसे होगा? विकासशील तो है, जब तक विकसित नहीं होता तो विकासशील तो रहेगा ही। जब तक आप नौकरी या कोई काम नहीं करोगे तो बेरोजगार रहोगे। जिस दिन कोई काम करने लग गया तो आप बेरोजगार नहीं रहे। इसी प्रकार से विकासशील तो है, विकसित कब होगा? विकसित तब होगा जब हम तरक्की करेंगे, हम और देशों को पीछे छोड़ेंगे। हमें ये नहीं देखना कि उसके बच्चे के 95% नंबर आए, हमें ये देखना है कि हमारे 95 से 96 कैसे होंगे। आपसे ईर्ष्या नहीं करनी कि आपके 95% नंबर आए, नहीं। ये कहा है जब दूसरे का कंपटीशन तो जरूरी है बट ईर्ष्या नहीं। मेरे 96%, 90%, 100% कैसे आएंगे? आपसे ईर्ष्या करने से नहीं आएंगे। जब मैं अपनी सोचूंगा तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। दिल्ली की आप बात कर रहे हो, अब भैया तो झूठ बोलेगा तो मैं तो नहीं बोलूँगा, मैं तो नहीं कहूँगा कि ये फ्री ये फ्री ये फ्री ये फ्री। क्यों? अब क्या फ्री दिया? आते ही झूठ बोलते हैं, आते ही तो झूठ बोलते हैं, कहते परिवारवाद नहीं है। जैसे ही केजरीवाल जी जेल में गए, बीवी को ग्राउंड में निकाल दिया ना। तो कौन कह रहा है परिवारवाद? उनका नहीं है, उनका है। मोदी जी तो अपने भाई को नहीं लाए ना। कहीं कहीं क्या है कि जैसे मैं हूँ और मेरे परिवार का कोई आदमी वो खुद सक्षम है, खुद वो पॉलिटिकल है और उसका अपना आधार है, तो वो अपने आधार के हिसाब से चुनाव आता है।
मेरे कारण नहीं आता, वो मेरा बेटा है, नहीं, भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। तो दिल्ली में तो जी पता ही नहीं क्या है दिल्ली का। तो इस आदमी का, केजरीवाल जी इतनी झूठ बोलता है, जैसे मैंने शुरू में कहा आपको कि जी पोल्यूशन के बारे में, अरे सरकार ने क्या किया वो बता भाई, मुझे ये बता दे कि सरकार ने क्या किया है। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, ये तो जनता करेगी, जनता करेगी ना। आप अपनी प्लानिंग बताओ कि हमने क्या किया। यमुना साहब कैसे होगी, अपनी प्लानिंग बताओ ना। और मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन दिल्ली में सरकार बन गई, उस दिन यमुना का हल हो जाएगा। जब गंगा का हो सकता है इतनी बड़ी का, तो यमुना तो इतनी बड़ी नहीं है ना। के साथ अभी डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी इस वक्त यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, या मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक प्लानिंग करी थी कि इसको गहरी करो और इसके पैरेलल दिल्ली का जो वेस्ट पानी है उसको निकालने का रास्ता करो। जगह जगह ट्रीटमेंट लगाओ, जहाँ ट्रीट हो जाए वहाँ इसी में गिरा दो, साफ में। तो उन्होंने प्लानिंग करी थी। अब भाई यमुना जितनी दिल्ली में लगती है, इसको बहुत गहरी करो, इसकी छटाई करो, इसकी मिट्टी निकालो, हो सके पिचिंग कर दो, पेड़ पौधे लगा दो, उससे भी तो पर्यावरण ठीक होता है। और ऐसे जीव जंतु भी छोड़ो जो उसको खाते हैं, लेकिन इसमें छोड़ा क्या, फैक्ट्रियों का गंद, तेजाब, सीवरेज का पानी। अरे उसके लिए इसके पैरेलल अलग बना दो भाई। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा ने प्लानिंग करी थी। और आप लोग तो बच्चे हैं, शायद देखा नहीं होगा कि जहाँ तक ये नाले जाते हैं, इनके साथ साथ बड़े बड़े कुएं बनाए थे, उन्होंने नीचे फिल्टर लगाए थे कि पानी ऊपर नीचे होके इनसे यूँ निकलेगा जाएगा तो साफ होएगा, गंद अलग गिर जाएगा। लेकिन वो पैसा खत्म, क्योंकि कितने दिन तो कांग्रेस की सरकार, शीला जी की सरकार रही, फिर ये आ गया श्रीमान जी, यूं ही तो कहता था शीला को जेल में करूँगा, फलाने को, बड़ा बड़ा अच्छा हो कि इसने उन लोगों को कष्ट नहीं दिया, खुद जेल चला गया। उनको नहीं दिया, शीला जी को, या और भी जो उस टाइम के लोग, शीला जी तो नहीं रही, कहता था ना जेल भेजूंगा, खुद तो चला गया, या इसके मंत्री चले गए। तो वो तो इसने भला काम किया है कि आप चला गया, उनको परेशान ना करा, क्योंकि इसने झूठ बोल ली थी। तो डीटीसी की आज हालत क्या है, ये जितनी बसें हैं ना, ये दिल्ली सरकार नहीं लाई, किसने दी है, गडकरी जी। ये जितनी सीएनजी की इलेक्ट्रिक बसें आई हैं, ये नई खोज थी, और ये केंद्र सरकार ने हर स्टेट को दी है। ये क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं। अरे कुछ कर, आप भी कहीं रह रहे होंगे, आप भी कहीं रह रहे होंगे, क्या कर रहा है यार, एक उपलब्धि तो गिनवा दे कि ये कर दिया, स्कूल बना दिए मैंने, फलाना, कुछ नहीं कर रखा। बच्चों की एजुकेशन बोला मैंने सुधार कर दिया। अरे बच्चे पढ़े हैं तो सुधार हुआ है, बहुत साफ सुथरा कमरा बनाने से कोई एजुकेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। टीचरों की तनख्वाह नहीं मिल रही। ये अभी ये जो थे आपके गेस्ट टीचर, खुद तो एलजी को लेटर लिखा था कि इनको हटाओ। खुद ये जो आपके बसों में भी लगा रखे थे अपने वो गार्ड, खुद तो एलजी को चिट्ठी लिखी थी कि पैसा नहीं है डीटीसी के पास देने को लिए, इनको हटाओ। और फिर अभी वो कोर्ट गए या जैसे भी गए, वो बहाल कर दिया। तो कह रहा है बीजेपी ने हटवाए, फिर मैंने लगा दिए। खुद ही इसका लेटर है एलजी को। कोई भी सरकार बनाने के लिए, चलाने के लिए पार्लियामेंट में रूल पास होगा, राज्यसभा में जाएगा, वहाँ से पास होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जी 2 बार वापस कर सकते हैं संशोधन के लिए। भाई इसमें सोच लो कुछ, विपक्ष की भी सुन लो, है ना। तीसरी बार जाएगा तो पास करना होगा। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट का है कि वो हाउस में पास करे, हाउस में पास करके एक कमेटी है, उस कमेटी में भेजे, कमेटी वहाँ से उसको एलजी को भेजे, एलजी विचार के लिए वापस भेज सकता है। अगर कोई बात नहीं होती तो एलजी को तो गृह मंत्रालय को भेजनी ही पड़ेगी। लेकिन ये भेजते ही नहीं, डायरेक्ट गृह मंत्रालय को भेजते हैं, उसको ओवरटेक करते हैं। तो एलजी तो अपने अधिकार मांगेगा, वो तो करेगा ना यूज। फिर पीछे हम कॉरपोरेशन में रहे, 13,000 करोड़ रुपया एमसीडी का नहीं दिया इसने,
दिया ही नहीं। कैसे एमसीडी चली थी, अब तो इसकी एमसीडी है, अब भी नहीं देता। क्यों देना चाहिए? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पे इतना पैसा खर्च कर देता है, ये वो फलां ढिमका। भैया देखो, हम तो ये कह रहे हैं कि इस दिल्ली की जनता में सद्बुद्धि आए और एक बार इसको हटा के देख के ना तो जनता के हाथ में रहे, फिर बदल दे। जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी थी तो रिंग रोड 1967 में रिंग रोड बना था। उसके बाद दोबारा आई दिल्ली में तो आउटर रिंग रोड बना। पहले रिंग रोड पर बसें चलती थी डबल डेकर, दोबारा बीजेपी आई तो मेट्रो आई। ठीक है ना। दिल्ली का अगर विकास कहीं हुआ है तो जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार या जनसंघ की सरकार आई है तो दिल्ली का विकास हुआ है, और इन लोगों ने ही कभी काम किया है। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मन, कितने स्टेडियम है, कितने फ्लाईओवर थे, कितने गांव से गांव को जोड़ने का था रोड थे, पहले थे ही नहीं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है ना प्लानिंग थी कि नदी से नदी जोड़ दो और गांव से गांव को रोड से जोड़ दो, विकास अपने आप हो जाएगा। तो हमारा तो ये है कि दिल्ली में एक बार भारतीय जनता पार्टी की, हमारी जैसे अभी मेंबर पार्लियामेंट कमलजीत जी बनी है, वो हर वक्त विकास की सोचते हैं, जनता की सेवा की ही सोचती है। अभी चले जाओ मिलेगी, हाँ भाई बताओ, जनता की सोचते। कितने देश में यार तुम ये देखो कि दिल्ली के चारों तरफ कितने हाईवेज बना दिए, UER2 है, कितना कितना काम देश में, पूरे देश में कहीं से कहीं चले जाओ तो काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। और ये लोग झूठ बोल करके जनता को गुमराह करते हैं। जनता भोली भाली है, क्यों कि अनेक स्टेटों से आगे लोग यहाँ बसे हैं, वो लोग यहाँ कमाने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए आए हैं, और उनको ये दिखाई देता है कि यार जहाँ से 2 पैसे की सेविंग हो जाए, चाहे पानी के बिल से हो जाए, चाहे बिजली से हो जाए, कैसे भी हो जाए, तो वो लोग इस चक्कर में आके ये झूठ बोल देता है, इसके चक्कर में आके इसकी सरकार बनाते हैं। सर, जैसे जगह जगह पे यहाँ पर लेबर चौक भी बने हुए हैं, हमने वहाँ जाकर बात करी है लोगों से, तो लोग बोलते हैं कि मकान मालिक, हम तो किराए पे रहते हैं, हमारा यहाँ पे खुद का घर नहीं है, तो जितने भी बिजली फ्री है, पानी फ्री है, तो ये मकान मालिक तक है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमें तो उसका बिल देना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो। इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। सरकार ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाए कि, मैं फिर वही बात कहूँगा, अंतिम पंक्ति, लाभ को अंतिम पंक्ति तक पहुँचाए। आपको शायद याद होगा कि गैस का कनेक्शन लेने के लिए कितने धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी, आज घंटी बजाते कनेक्शन ले लो जी, सिलेंडर चाहिए, नहीं कर लेंगे। एक समय ऐसा था कोटे से मिलता था, टेलीफोन कोटे से मिलता था। तो ये पॉलिसी ऐसी, देखो मैं एक बात कहता हूँ, आप 10 कापी लेने जाओ दुकान पे, एक कापी 10 रुपए की मिल रही है, अगर आप 10 कापी लोगे तो 9.25 की मिलेगी। अरे ये ऐसा क्यों नहीं करते, जितना बड़ा कस्टमर उतनी सस्ती बिजली, फ्री क्यों? आप बताओ ना, फ्री क्यों? उसको दो ना, सस्ती कर दो, बिजली का रेट कम कर दो। अब आप तो दे रहे हो 16 रुपये यूनिट और मैं फ्री, ये कौन सा जस्टिस, कहाँ से आया? और फिर उस व्यक्ति तक पहुंचाओ ना लाभ को। अभी आप देखोगे राशन आएगा ना, तो हमारी ऐसे ऐसे राशन, कितने राशन कार्ड नकली निकले हैं, कितनी NGOs निकली है, वहाँ से आएंगे और आप इन कॉलोनियों में घूमो, चक्कियाँ लगी हुई हैं, आटा चक्की, सब वहाँ बेच जाते हैं और वो उसका आटा बना के बेचता है। ऐसा है नहीं है? आपको जानकारी है? आप इसमें दिखाते हैं, सुनाते हो हैं? ये पॉइंट था आपके पास कि, हाँ है ना, बसों वाली बात तो नहीं थी दिमाग में। कौन गिनता है कि इसमें कितनी महिलाएं गई थी, कितनी टिकट फाड़ दो पैसे मिल जाएंगे, है ना? ऐसा कहाँ तक आप वो करोगे? वो कहते हैं जी मकान मालिक, मकान क्यों नहीं देते? ये गरीब आदमी को मकान दे दो, मकान मालिक को खुद ही हो जाएगा। क्यों वो किराए पर रहने को मजबूर है? उसका भी मकान मालिक क्यों बिल ले रहा है आपको पता है? बाई द वे, पहली बात तो ये है नहीं, हर आदमी समझदार है, दूसरे पे डाल देता है।
भैया बिजली के कनेक्शन नहीं मिलते। अभी दिल्ली सरकार ने एक अड़ंगा लगा दिया कि डीडीए से एनओसी लो, पर कह दिया। अब वो उलझ गया, मैं जाऊंगा डीडीए कहेगी मैं काहे की एनओसी दूं भाई तुझे, मेरा क्या है। तो कनेक्शन नहीं लगेगा। न्यू कनेक्शन लेने के लिए कितने लफड़े, क्यों नहीं देते। वो कहेंगे किचन दिखाओ। अब यार आप ले तो रहे एक कमरा, तो आपकी किचन मिलेगी। फ्लैट होगा तो किचन मिलेगी। आप पे मान लो गरीब आदमी या लेबर करने आए वो तो एक कमरा लेगा, कॉमन टॉयलेट यूज करेगा, अपने कमरे में स्टोव से, हीटर से या इंडक्शन से या जैसे सिलेंडर से उसी कमरे में खाना बनाएगा। अब वहाँ शर्त क्या है, बिजली का पानी का कनेक्शन कब मिलेगा, जब किचन होगी। है ऐसा, आपको पता है, कनेक्शन तभी मिलेगा। अब वो कहाँ से ले कनेक्शन, अब मुझे बताओ ना, वो कनेक्शन कहाँ से ले। उसने तो कमरा किराए पे दिया है, इसी मीटर से चल रहा है ना, एक से ही, तो एक से चल रहा है तो तू भी यूज कर रहा है, तेरे को बिल लूंगा नहीं। अगर उस कमरे का मीटर अलग है, उसका मीटर अलग है, तो बिल आएगा तो आप दोगे ना, आप काहे का दोगे। ये झूठ है। अब समझ आइए कुछ आपके भी, कार्ड पता पहले था आपके हर कमरे में अलग मीटर है क्या। आपने अपना रोजगार गुजारा करने के लिए आपने पैसा लगाया कि भाई एक कमरा किराए पे दे दूँ, किसी स्टूडेंट को दे दूँ, किसी लेबर को दे दूँ, तो उसका बिल तो मीटर तो अलग लगेगा ही नहीं, क्योंकि किचन नहीं है। वो तो फोटो खींच के किचन मांगते हैं ना, फ्लोर वाइज देते हैं, कमरे वाइज नहीं देते। मेरे घर में अगर 5 कमरे हैं तो मेरे को 5 मीटर मिलेंगे क्या, फिर एक कमरे का कैसे डिवाइड होगा, उसी में से होगा ना, उसका सब मीटर लगाओगे या कुछ भी करोगे। तो ये तो बातें आज पता है क्या है, आप कहीं ये लेके चले जाओ, ये जनता के बीच चले जाओ, आप कहो जी आप किसकी सरकार अच्छी है, ये है वो है, आप अपना सवाल करो, पता है क्या कहेगा, मुझे क्या मिलेगा। सही बात है, ये बात कई बार बोली जाती है कि कितनी भी चीज़ें हो जाए, हम अगर बोल भी लेते हैं ना इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे को कुछ नहीं मिलने वाला इस चीज़ से। नहीं, मुझे क्या मिलेगा। वो क्या मोदी जी कहते हैं ना कि कांग्रेस की सरकार में क्या होता था, मैं क्यों, मैं हूं तो मेरा क्या। अभी हरियाणा में था ना पर्ची और खर्ची, था नहीं था, वो वही चीज थी। और हरियाणा में सरकार बीजेपी की बननी थी, हमें पता था। हल्ला किसने कर रखा था, जो पहले कांग्रेस के सरकार में लोग खाते कमाते थे, जिनकी आमदनी थी, उन्होंने हल्ला बोल रखा था कि हमारा दोबारा से मौका कब लगेगा। तो बोला हुड्डा सरकार, हुड्डा सरकार, हुड्डा सरकार, काम नहीं हुड्डा सरकार। तो भाई जैसे आप कॉलोनी में जाते हो, देखो ये एक ऐसा नैरेटिव, ऐसा एक झूठ फैलना और जनता बहकावे मारने लगी कि जी फ्री मिलेगा, तो भाई फ्री तो नहीं मिलना चाहिए, सस्ता कर दो। आप गरीब, गुजरात में पता क्या है, मैंने लेबर करी। पहली बात तो मुझे पीपल चौक पर नहीं जाना, जहाँ की आप बात कर रहे थे, लेबर खड़ी है जी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ये वो। क्या केजरीवाल जी ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू किया, क्यों। क्या पिछले 5 वर्ष से किसी भी गरीब को पेंशन मिल रही है, क्या पिछले 5 वर्ष से कोई राशन कार्ड बना है, उनको पेंशन क्यों नहीं मिल रही। क्या किसी विधवा की पेंशन हो रही है, क्या किसी ओल्ड एज की पेंशन हो रही है, नहीं हो रही। अब कहेगा, अब 1 महीने की पेंशन डाल के कहेगा मैं आगे से लागू कर दूंगा, वो जनता बेचारी फिर बोलो ही आ जाएगी। और मैं गुजरात की आपको बात, अगर आप मकान बना रहे हैं, आपको कोई काम को, आपको लेबर चाहिए, आपको चौक पर नहीं जाना, एक दुकान खुली है, आप उस दुकान पर जाओगे, कहोगे जी मेरे को 2 लेबर चाहिए, क्या काम है जी, ईंटें नीचे से ऊपर चढ़ानी है, पैसे जमा करो। आप वहाँ उसकी लेबर का पैसा जमा कराओगे, सवेरे आपके घर पे 2 लेबर आएंगे, आपने कुछ नहीं करना, उनको पैसा ही नहीं देना। वहाँ से वो आदमी आएगा, उसका कमीशन होता है थोड़ा बहुत, वो वहाँ से आएगा, आपसे पूछेगा जी संतुष्ट, कितनी ईंट चढ़ाई, मान लो उसको 1000 चढ़ानी थी, और उसने कह दीजिए 850, नहीं भाई 150 और चढ़ा, या तो कल चढ़ाना या आज चढ़ा, ठीक है, 10-20 की प्लस माइनस चलती है। एक तो काम कितना करना है उतने पैसे में,
वो फिक्स है, कोई चोरी नहीं, आपको चिंता नहीं, आपने छोड़ दी। दूसरी बात, उसको पैसा नहीं मिलेगा उस मजदूर को, वो वहाँ दुकान पर जाएगा उस अपने ठेकेदार के पास, यदि आटा नहीं है वो पर्ची बना देगा, आपको राशन मिलेगा। आप वो पर्ची लेकर दुकान पर जाओगे और अगर उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी है, मान लो 1 रुपया किलो मिल रहा है, तो 80 पैसे सरकार के अकाउंट में आ जाएंगे और 20 पैसे आपके कट जाएंगे, वो आपको दे देगा। कहाँ हेरा फेरी है? नहीं ना, सेविंग होगी। शराब बंद है, कोई ये नहीं कह सकता मुझे पैसे दे मैं शराब पीऊंगा। तो यार व्यवस्था बनाएगी ना सरकार, कोई व्यवस्था तो बनाए। अब ये गरीब आदमी है, मोदी जी ने स्किल इंडिया का निकाला, जगह जगह सेंटर खोले, आप सिलाई सीखो, आप ब्यूटी पार्लर का काम सीखो, आप नाई का काम सीखो, आप बढ़ई का काम सीखो, आप मोती बनाओ, आप माला बनाओ, सीखो ना, रोजगार है ना, है ना। तो वो जगह ही है, लेकिन फ्री मिलने में को क्या करना है। और इससे सबसे ज़्यादा हानि किसको होती है ना, हमारी माताओं बहनों को। सारे शराब पिएंगे, परेशान किसको करेंगे? महिला को करेंगे ना। तो इसने तो दिल्ली का केजरीवाल ने बेड़ा गर्क कर दिया। ना इसकी कोई प्लानिंग है, ना इसको कोई वादा याद है कि मैंने क्या वादा किया था। तो इसके पास कुछ नहीं है, एक ही बात कहता है मैंने एजुकेशन में ये कर दिया, वो कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक। देखो जी, ऐसे होकर के जब किसी शादी में जाता है तो इसके बूट सूट देखो ना, 1-1 लाख रुपए की तो बेल्ट होती है बांधने की, कैसी शर्ट कैसा सूट पहनता है। और जब जनता में जाएगा तो वो आज तक 10 साल में वो चप्पल नहीं टूटी है उसकी, वही पहनता है, वही शर्ट ऐसी ढीली ढाली सी करेगा, यूँ चलेगा। देखो जी, मैं तो आपका बेटा, तू तो बापू बन रहा है सबका, सारी सुविधाएं ले रखी, कितनी कारों का काफिला है। 13 दिन मैं इसके घर के सामने बैठा था दिसंबर के महीने में कि कॉरपोरेशन का पैसा दे दे, मिलने भी नहीं आया यार। दिल्ली का मुखिया है, आए ना, बता भाई तेरे को क्या परेशानी है, तुम्हें कॉरपोरेशन को क्या परेशानी है। हम 30 आदमी बैठे थे पटरी पे, उल्टा हमारे ऊपर कैमरे लगा दिए। मेरी 12-14 तो बहनें थी, कैसे सो रहे हैं, क्या है उनकी, अच्छा है क्या? आपकी प्राइवेसी के ऊपर मैं कैमरा लगा दूं मेरी बहन बेटी पे, तो गुस्सा नहीं होगा? इसने कैमरे लगा दिए, कैसे सोते हैं पटरी पे हैं। दूसरा आकर के ये नहीं पूछा भाई क्यों बैठे, हमारा मुखिया है दिल्ली का यार, आगे बताओ भाई क्यों बैठे हो, पैसे या तो हिसाब कर ले भाई, नहीं है मीडिया के सामने करो, लगाओ कैमरे, हम बैठ के हिसाब करेंगे, ये हमारा है, आप बता दो नहीं है। हो सकता है नहीं, मीडिया सामने हो, कैमरे हो, आगे हिसाब कर। और ना तो आश्वासन दे दे, जाओ भाई तुम दे दूंगा 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, या बैठ खोल कॉपी, मीडिया के सामने कैमरे लगा दो, हम बताएंगे हमारा क्या है। तो आपके दिल्ली के टैक्स का जो पैसा है उसमें से परसेंटेज वाइज उसकी निकाय का होता है, जैसे निगम का, वो उस सरकार को देना होता है, नहीं दिया, हिस्सा नहीं दिया। ये तो कॉरपोरेशन हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह से थोड़ी चली है। सबसे नियर पॉलिटिकल आदमी काउंसलर होता है जनता के बीच, फेस टू फेस, आई टू आई काउंसलर, उसी को जवाब देना होता है सर। हमारे देश की जनता इतनी शिक्षित अभी नहीं हुई है, पता है क्या कहेंगे, एमपी आएंगे, हमारी नाली नहीं बनी जी। अरे एमपी का काम क्या है ये बताओ इस देश को, ये शिक्षा दे केजरीवाल, ये हमें शिक्षित कर कि एमपी का काम क्या है, काउंसलर का क्या है, एमएलए का काम क्या है, मुख्यमंत्री का काम क्या है। अब एमपी आएगी, मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूंगा जी, हमारी नाली नहीं बनी, हमारा रोड नहीं बना। अरे बेवकूफ, एमपी का काम है तेरे क्षेत्र के लिए पॉलिसियां बनाना, तेरे क्षेत्र का विकास कैसे हो, स्कूल बने, कॉलेज बने, रोड बने, और कोई ऐसी स्कीम आए, कारखाने आए, विदेशों से आए, दूसरे देश के आए, हमारे देश का कैसे विकास होगा। पॉलिसी बनाएगा एमपी पार्लियामेंट में बैठ के, नाली बनाएगा। लेकिन उससे पूछते हैं ये शिक्षित करो, ये तेरे स्कूल ये काम आए कि एमपी का क्या, काउंसलर का क्या। भाई सफाई नहीं हुई, काउंसलर के पास जाओ। अप्रूव्ड एरिया में नाली नहीं बनी, काउंसलर के पास जाओ।
सड़क नहीं बनी, काउंसलर के पास जाओ। पेड़ की कटिंग होनी है, काउंसलर के पास जाओ कि एमपी के पास जाओगे। ये एनर्जी वेस्ट है, एमएलए के पास जाओ। 5वीं तक का स्कूल बनाना है, काउंसलर के पास जाओ। प्राइमरी स्कूल कॉरपोरेशन के, 5वीं से 8वीं 12वीं तक का करना है, एमएलए के पास जाओ। 12वीं के बाद कॉलेज बनाना है, या तो दिल्ली सरकार के मंत्री के, शिक्षा मंत्री के पास जाओ, या मेंबर पार्लियामेंट के पास जाओ। रास्ता है ना, इसको कहते हैं एजुकेशन। सर, इस बार आप दावा करते हैं कि अगर भाजपा की सरकार दिल्ली में आती है तो ये सब कुछ 100% भाजपा की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मैं बताऊं आपको एक बात, जब हम काउंसलर चुने गए ना, तो अमित शाह जी ने हमारी मीटिंग ली, छोड़ूंगा नहीं। ये उंगली थी ना, वो इतनी दूर बैठे थे, ये उंगली इतनी मोटी दिखाई दे रही थी। छोड़ूंगा नहीं अगर जनता की बातों के खरे नहीं उतरे। मोदी जी ने मीटिंग ली, छोड़ूंगा नहीं। तो भैया, दिल्ली में आज दिल्ली की जनता समझ चुकी है, और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, मोदी जी के नेतृत्व में चलेगी, उनके दिशा निर्देश पर चलेगी। और वो तो यार एक संत है, उसका क्या है आगे पीछे बताओ ना आप। किसके लिए मरेगा भाई? है देश के लिए। उसकी अगर कुछ कोई है तो सारा देश है, अपने लिए उनका कुछ नहीं है। योगी जी हैं, मोदी जी हैं, राजनाथ जी हैं, अमित शाह जी हैं, कितने यार, जयशंकर जी देखो। अब देखो ना, अपने कृषि मंत्री बने अभी ये शिवराज जी। अब कहाँ गए किसान? बैठा रखे थे ना, इन लोगों ने बैठा रखे थे, एमएसपी मिले, ये मिले, वो मिले, फलां मिले, ढमकाना हल्ला था। और जो आदमी नेतृत्व कर रहा था ना इन किसानों का, वो लोकसभा का चुनाव लड़ा था, पता है 2200 वोट आई थी सिर्फ, 2200। ये विदेशों से फंड आ रहा था, यहाँ कांग्रेस पोषित था। आप एक बात बताइए, एक खिलाड़ी को, हमारी बहन को बैठा रखा था वहाँ कि उनका कोई शोषण हुआ है। उस दिन कहाँ थी भाई तू? आज आप यहाँ आए, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, आज मैं आपसे बदतमीजी करूं, क्या 6 महीने बाद आप कहोगे उस बात को? यानी आपका कहीं ना कहीं मैंने कोई बात नहीं मानी, तब आप मेरे ऊपर उस, चाहे सच हो, चाहे वो बात सच हो, मैंने आपसे बदतमीजी की हो, लेकिन आप 6 महीने साल बर्बाद कह रहे हैं, तो मतलब क्या है कि मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी, जिसके बदले मैंने आपका शोषण किया या आपसे बदतमीजी करी। उस दिन क्यों नहीं बताई? आज क्या है कि आज आपका वो काम नहीं हुआ, तो मैं आपको टॉर्चर करूँगा, करूँगी। और क्या महाराष्ट्र में पहलवान नहीं है? क्या यूपी में नहीं है? क्या हरियाणा में ही है? हैं, मेडल लाते हैं। मेरे हरियाणा प्रदेश सबसे आगे रहता है, मेरी बहनें भी और हमारे खिलाड़ी भी। लेकिन यार, जो लोग वहाँ बैठे थे उनमें वहाँ के भी तो हों। ठीक है, हरियाणा भाई स्पोर्ट्स में सबसे आगे है, देश का नाम रोशन करता है, बहनें भी करती हैं, भाई भी करते हैं, हमारे सब खिलाड़ी करते हैं। लेकिन जिस दिन वहाँ बैठते हो तो खिलाड़ी तो और देश में भी हैं, है ना, बैठे तो वो भी। तो ये इस प्रकार से हम लोग कहीं ना कहीं जनता को लोग बहका लेते हैं। ये पार्टियाँ जो क्षेत्रीय पार्टियाँ, छोटी पार्टियाँ हैं, बाकी तो अभी 7 सीट आई है ना। अभी आपके पास जो बाबा जी तो पहले भी आई थी, दिल्ली में सरकार नहीं आई, कॉरपोरेशन है बीजेपी, दिल्ली सरकार नहीं, केंद्र बीजेपी। ऐसे 15 साल से 10 साल से चला आया। लेकिन इस बार परिवर्तन होगा। आप लोग खुद जा रहे हैं, गली नालियों को देख रहे हैं, देश कॉलोनियों के विकास को देख रहे हैं, लोगों की परेशानियों को देख रहे हैं। और ये आदमी झूठ बोलता है, ये जो ये कहता है ना कि जी हमें बीजेपी काम नहीं करने देती। भैया सुनो, नहीं करने देती हम मान लेंगे, लेकिन शराब नीति में क्या हुआ, उसमें कैसे मान ली? तो ये तो झूठ बोलता है। और ये जनता, हमने एक चीज़ को देखा है, हमारी जो मेमोरी है ना, वो 30 दिन की। 31वें दिन में भूल जाता हूँ कि मेरे को, आप भूल जाओगे कि मेरे को उस भाई ने, उस अंकल ने गाली दी थी। 31वें दिन आप भूल गए, या आपके 10 काम हुए, 11वां नहीं हुआ, 10 भूल गए। एक याद है, मैं गई थी जी, आपने नमस्ते नहीं करी मेरे को, चाहे कि नहीं पूछी आप। तो हमारी
क्या है कि थोड़ा सा हम लोग लालची हैं और बहादुर तो हैं, लेकिन थोड़े से लालची हैं, और उस लालच में आकर के हमने एक ये नालायक मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठा दिया। जनता ने बड़े भाव से इसको बैठाया था कि ये राजनीति में, मैं भी था, अरे मैं रामलीला मैदान और वहाँ मैं भी जाता था, वहाँ पैसे दे के आते थे, चलो इस मूवमेंट को चलाओ। लेकिन अन्ना हजारे जी को एक किनारे लगाकर ये आदमी बन गया। इसके घर में नहीं कुछ नहीं देता था किसी को, इसके एमएलए भी नहीं जा सकते। अब उसके साथ क्या किया, कौन, स्वाति के साथ, मालीवाल के साथ क्या किया है, देख लो। एक जिसको अभी कल हमारी दीपावली थी, तो हम महिला को तो लक्ष्मी समझते हैं, जिसकी पूजा करते हैं ना, वो नहीं थी लक्ष्मी, उसके साथ क्या दुर्व्यवहार की। और अभी किसी को मुख्यमंत्री बनाया है, किसको बनाया, स्टैम्प है, अनार्किस्ट है। हाँ, अभी आखिरी में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि अगर भाजपा की सरकार हमारे दिल्ली में आती है तो हमारे देश का विकास और हमारे देश की माता बहनें सुरक्षित हो पाएंगी या नहीं? 100%। हम तो अभी 33% दे दिया ना भाई, एडवांस 29 में लागू होगा, जो पार्लियामेंट में हुआ है वो 29 के लिए हुआ है, लेकिन हमने तो टिकटों में ही अभी दे दिया ना। अरे दिल्ली से 2 बहनें लड़ा दी 7 में से, दिया नहीं दिया। तो मोदी जी तो देखो, हमारे काम किस चीज़ से चलते हैं, पैसे से। पैसे को क्या बोलते हैं, लक्ष्मी। और भारतीय नारी को हम क्या समझते हैं, उसको तो आगे रखेंगे, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। और जितना सम्मान, देखो जी, राक्षस तो आज भी है, रावण आज भी है, सब कुछ है। और एक के आदमी है ना, मेरी देखिए किताब में ये रखी, ये भरी कितनी सारी, अंदर भी है, मैं पढ़ता बहुत। तो मैं क्या हूँ, मानव मात्र विचारों का एक समूह है, मानव मात्र विचारों का एक समूह है, ना शरीर है ना आत्मा है। मेरे अंदर से क्या निकल गया, कहेंगे ले चलो जला देंगे। और मेरे अंदर क्या डल गया कि ये शरीर चालू हो गया ना। अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा नाम राजदत्त गहलोत है, मैं बोल रहा हूँ तो मैं राजदत्त गहलोत हूँ क्या, नहीं, वक्ता हूँ, नॉट राजदत्त, मैं वक्ता हूँ। आप सुन रहे हैं या बाइट ले रहे हैं तो आप श्रोता है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो ड्राइवर हूँ, राजदत्त गहलोत नहीं, है नहीं। मैं पूजा कर रहा हूँ तो पुजारी हूँ, मैं चोरी कर रहा हूँ तो चोर हूँ ना, राजदत्त गहलोत तो नहीं हूँ। अगर मैं सत्संग कर रहा हूँ तो महात्मा हूँ ना। तो मानव मात्र विचारों का एक समूह है, ना शरीर है ना आत्मा है। जो मेरे विचार हैं वो मैं हूँ। ये क्या है, इसको देख कर रोएगा कोई, मतलब कितना सुंदर है, इससे मेरा ये मुझे रिफ्लेक्ट करेगा, मेरा चेहरा खिलेगा इसको देख करके। रोएंगे नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, ये हमें रिफ्लेक्ट करेगा ना, ये रिफ्लेक्ट करेगा। मेरी माता बहन जा रही है, मैं यहाँ बैठा, मैंने उसको देखा। एक तो मैंने देखा उसको दूसरी दृष्टि से, कितनी सुंदर है, ये मेरे पास हो तो मैं ये कर दूँ, वो बोलते हैं ना, सोचते तो हैं ही। तो मैं व्याभिचारी हूँ, और मैं उसकी सुंदरता का, इतनी मेरी बहन इतनी सुंदर है, मेरी बेटी इतनी सुंदर है, देखो कितनी, मैं प्रशंसक हूँ। आपकी सुंदरता या उसकी सुंदरता या उसकी, वो मुझे रिफ्लेक्ट करे और मैं भी खुश हूँ। कई बार क्या कहते हैं, अरे यार बहन तूने मेरा मूड ऑफ कर दिया। अरे मेरी बहन को मेरे मूड के बटन का पता है, ऑफ ऑन का, और मुझे खुद अपने शरीर का नहीं। अरे उसने ऑफ कर दिया, ऑन कर ले, होना चाहिए ना। तो हमारे भारतवर्ष में आज भी ऐसे राक्षस हैं, वरना ज़्यादातर क्या है, हम सम्मान करते हैं, नारी का सम्मान करते हैं, उसको लक्ष्मी का रूप हमने दिया है, उसकी हम पूजा करते हैं। और मोदी जी की सरकार उस बात पे अमल करती है। 2-3 बातें हैं, नारी सशक्त हो,
नारी संपन्न हो, नारी स्वस्थ हो, नारी स्मार्ट हो। स्मार्ट मीन्स नॉट फॉर फेस, एडवांस। नारी निडर हो, नारी निरंतर हो। तो इस प्रकार से नारी की बात आएगी, महिला बहन। उसके बाद अंतिम पंक्ति का व्यक्ति समर्थ हो, सक्षम हो, साक्षर हो, संतुष्ट हो, सफल हो, स्वस्थ हो और साधारण हो। ठीक ना। तो हमारी जो संगठन की सोच और विचारधारा है वो यही है कि मेरा भारतवर्ष किस प्रकार से अग्रणियों में गिनती है। अब तो आ भी गई, चीन भी मान गया, अमेरिका भी मान गया, रशिया तो है ही, पाकिस्तान के तो छुट्टी कर दी। और आज हमारा देश का नागरिक भी महसूस करने लग गया कि मैं उस भारत का नागरिक हूँ जो सोने की चिड़िया थी और सोने की चिड़िया है, और जो इस विश्व का मार्गदर्शन करेगा। नस्त्रेडमस की संपूर्ण भविष्यवाणियां उसमें लिखी थी, उसको समझ बाद में पाते, वो घटना घटने के बाद समझ आते। उसमें लिखा है, उसमें मोदी जी का जिक्र है कि एक ऐसा व्यक्ति आएगा जिसका बहुत तिरस्कार होगा, हुआ था ना, वो बड़ा प्रताड़ित होगा और वो एक दिन उस देश का नेतृत्व करेगा और उस देश का नाम ऐसा होगा जो किसी सागर के नाम पर होगा। हिंद महासागर है ना, 3 तरफ से सागरों से घिरा होगा और उन 3 तरफ से सागरों में से एक सागर के नाम पर उस देश का नाम होगा। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उस देश का नेतृत्व करेगा और वो देश विश्व पर पताका फहराएगा। और वो देश कौन सा है? हिंद, हिंदुस्तान, हिंद महासागर के बगल में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। हम इस वीडियो के माध्यम से राजदत्त गहलोत जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि किस तरह उन्होंने अपने नेतृत्व से हमारी जनता के लिए बात रखी है और किस अपनी बातों से हमारी जनता का हौसला बढ़ाया है और कहा है कि अगर भाजपा सरकार दिल्ली में आती है, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में अगर भाजपा सरकार जीतती है तो किस तरह हमारे देश का, हमारी दिल्ली का, हमारी मटियाला विधानसभा का नेतृत्व किया जाएगा और किस तरह हमारी मटियाला विधानसभा का विकास किया जाएगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप देख रहे थे AIR न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा।